डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मानव है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, मेरी आप बीती है। और मैंने आपको अपना गांव या शहर नहीं बताया। इसके पीछे कारण है कि आप हो सकता है मुझे ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो जिन्नातों की दुनिया में जाकर आया है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मैंने घर छोड़ दिया था। उम्र मेरी 21 साल थी, लेकिन मैं अपने उस परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करता था। मेरे 2 भाई थे जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, मैं काम करना चाहता था, लेकिन मेरे दोनों भाई ना तो मुझे खेतों में काम करने देते और ना ही सही से कहूँ तो पढ़ने देते। पता नहीं क्या दुश्मनी थी उनकी मुझसे, लेकिन मैंने घर छोड़ना सही समझा। घर से मैं भाग गया। उसके बाद एक बड़े शहर में पहुंचा था, बिहार का सबसे अच्छा शहर पटना। सुना था मैंने यहाँ पर हर किसी को काम मिल जाता है और मुझे भी काम मिल गया। लेकिन उस कमाई से मैं अपने लिए कुछ खरीद नहीं पा रहा था, बस गुजारा ही हो पा रहा था, जबकि मैं तो अमीर बनना चाहता था। छत मेरे पास नहीं थी। जिसके पास मैं रह रहा था, झगड़ा मेरा उसके साथ भी हो गया, जिसके बाद मैं सड़क पर सोने पर मजबूर होने लगा था। वापिस जाना नहीं चाहता था, घमंड था मेरा। मैं वापिस जाऊंगा अपने भाइयों के नीचे लगकर, फिर मुझे उसी खेत में काम करना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है यहाँ पर भीख मांग लूं। मैंने भीख मांगना भी शुरू कर दिया। शुरू में सब कहा करते थे कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। मुझे शर्म आया करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं समझने लगा मैं उन लोगों से तो अच्छा हूं जो चोरी चकारी करते हैं। मैंने कभी चोरी चकारी करने के बारे में नहीं सोचा। काम ढूंढता रहा, लेकिन जब तक कोई काम नहीं मिल पा रहा था, भीख मांगना मेरे लिए आखिरी रास्ता बचा था। लेकिन जब बारिश होती, उस समय छिपने के लिए कोई जगह तक नहीं मिलती। इस बार भी मैं फैक्ट्री वाले इलाके में आया हुआ था। यहाँ कुछ समय मांगने के बाद थोड़ा खाना मिल गया था, कुछ रुपए मिल गए थे, लेकिन मेरे पास छत नहीं थी। वापिस स्टेशन की तरफ नहीं जा सकता था, जहां हर रात मैं सोया करता था। रात का वक्त हो गया और मुझे कहीं ना कहीं आसरा चाहिए था। मैंने सोचा फैक्ट्री के पीछे वाला वो हिस्सा, वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जो बंद पड़े हुए हैं। कोई ना कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहां छत होगी, उसके नीचे सोया जा सकेगा। भीड़ बहुत कम थी, लेकिन उस भीड़ को चीरते हुए बिल्कुल सुनसान जगह पर पहुंचा, और वहां पर शहर के उस गंदे इलाके में एक गंदा सा झोंपड़ा बना हुआ था। आसपास गंदगी थी, साफ था, वहां कोई नहीं रहता होगा, लेकिन फर्श पड़ा हुआ। मुझे लगा बस छत मिल चुकी है, भीगने से बचने के लिए मुझे उसके अंदर जाना होगा। जैसे ही मैं उस झोंपड़े के अंदर गया, वहां कई चीजें टिकाई गई थी। कुछ पत्थर थे, जबकि कुछ ऐसी कलाकृतियां थी जो देखने में घिनौनी लग रही थी। पत्थरों को उकेर कर बनाई गई वो घिनौनी सी आकृतियां देख मुझे डर भी लग रहा था। कहीं यहां कोई भूत प्रेत तो नहीं। सोचने पर मजबूर हो गया था मैं। बाहर इतनी गंदगी है कि कोई यहां आना नहीं चाहेगा, लेकिन अंदर इतनी सफाई है जैसे कोई रहता हो, और बारिश हो रही है। यहां कोई ना कोई तो रहता होगा। अगर वो आ गया, वो समझेगा मैं चोरी कर रहा हूं। लेकिन देखूं तो सही, यहां चोरी करने लायक कुछ चीज है भी। पत्थर, बस पत्थर ही पत्थर तो यहां पर है। पत्थरों की प्लेट, पत्थर के छोटे छोटे ग्लास और पत्थर की ये आकृतियां। थोड़ा सा मुस्कुराया था, लेकिन बाहर सामने वाली स्ट्रीट लाइट की वो रोशनी झोंपड़े के अंदर तक आ रही। लेट गया मैं। सामने एक नाला था। मैं उस नाले को देख रहा और सोच रहा, काश मेरे पास अच्छा घर होता तो मैं वहां पर सोया हुआ होता। अचानक वो नाला काफी दूर था, लेकिन एकदम करीब आ गया।
फिर मैं बारिश में भीगने लगा। भौचक्का सा होकर इधर उधर देखने लगा। ये क्या हुआ? मैं झोंपड़े से 10 फुट दूर आ चुका था। अचानक मैं हैरान सा हो गया। ये कैसे हो गया? मैं झोंपड़े से बाहर कैसे आ गया? अरे मुझे तो झोंपड़े के अंदर होना चाहिए ना। भागकर मैं झोंपड़े के अंदर गया। उसके बाद फिर से एक कोने में बैठ गया। हैरान था मैंने बस नाले को देखा और ऐसा महसूस हुआ जैसे नाला बिल्कुल मेरे करीब आ गया। और फिर बूंदें जब चेहरे पर पड़ने लगी तब समझ में आया मैं झोंपड़े से बाहर आ चुका हूं। लेकिन यह करामात हुई कैसे? जब तक मैं समझ पाता किनारे में बैठा हुआ था, अचानक मैं उस नाले से भी आगे जमीन पर लेटा हुआ आसमान को देख रहा। जैसे आंखों के सामने से वो दीवार गायब हो गई और आसमान से गिरने वाली वो छोटी छोटी बूंदें सामने आ गई। चीखने लगा था मैं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं बाहर कैसे आ रहा हूं? मैंने शराब भी नहीं पी। ये कैसा नशा सा हुआ पड़ा है? झोंपड़े के अंदर जाता हूं, अपने आप बाहर आ जाता हूं। फिर से मैं भागकर झोंपड़े के अंदर चला गया। देखना चाहता था कहीं ऐसा तो नहीं कोई उठाकर मुझे बाहर फेंक रहा है, लेकिन कोई नजर तो नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? अचानक उस झोंपड़े में आवाज आई, चले जाओ यहां से वरना तुम मारे जाओगे। यह भयानक आवाज कहां से आई थी मुझे नहीं पता। पहले तो मुझे लगा कोई झोंपड़े के इर्द गिर्द छिपा हुआ है, शायद मुझे देख रहा है और यह हरकत भी उसी ने की होगी। कोई ना कोई कातिल चोर उचक्का छिप कर यहां रहता होगा। मैं ये झोंपड़े को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीगा हुआ हूं, वैसे भी थोड़ी थोड़ी ठंड है, कपड़े भी मेरे पतले वाले हैं। ठंड लग जाएगी फिर मैं क्या करूंगा? कुछ रुपए हैं मेरी जेब में, गीले हो चुके हैं, डॉक्टर के पास जा भी नहीं सकूंगा। क्या कर सकता हूं मैंने उस आवाज को जवाब दिया, मैं यहां से नहीं जाने वाला। जब तक बारिश रुकने वाली नहीं मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं वहीं पर बैठा देखने लगा था कोई मुझे उठाकर फेंकता तो नहीं। किसी ने मुझे उठाकर नहीं फेंका। 2 घंटे मैं वहीं पर रहा, लेकिन मैं इंतजार करता रहा कौन सामने आएगा। कोई सामने नहीं आया। जब बारिश रुक गई एक आवाज आई, बारिश रुक चुकी है, अब तुम जा सकते हो। अब तुम्हारा यहां रुकना वाजिब नहीं। अब मैंने उस सवाल का जवाब भी दिया, कौन हो तुम? कौन हो? कहां छिपकर मुझे डरा रहे हो? यकीनन तुम मुझे डराकर यहां से भगाना चाहते हो। यहां पर रहते हो, कोई मुजरिम हो ना? फिर से वो आवाज ने मुझे कहा, मैं कोई मुजरिम नहीं हूं। तुम यहां बारिश में छिपने के लिए आए थे। बारिश खत्म हुई, अब तुम यहां से जा सकती हो और वापस यहां पर कभी मत आना। मैं इधर उधर झांकता रहा। कभी तो आवाज ऐसा लग रहा था छत से आ रही है, कभी लगता कि दीवार से आ रही है। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, भूत, ये यकीनन भूत होगा। फिर मैं थोड़ा सा डरा और कहने लगा, भूत भूत भूत, रुको रुको, तुम्हें भगाने के लिए ना मुझे मंत्र आते हैं। क्या था वो? क्या था? मेरे पिता सिखाया तो करते थे, मैं कभी ध्यान नहीं देता था। अब मैं क्या करूं? फिर वो आवाज आई, मैं कोई भूत नहीं हूं जो बड़ी आसानी से चला जाऊं। वैसे भी ये घर मेरा है, यहां से बाहर तो मैं जाने वाला नहीं। लेकिन अगर तुम इस घर से बाहर नहीं गए तो मारे जाओगे। दोबारा यहां कभी मत आना। मैं उससे लड़ना तो चाहता था, लेकिन लड़ा उसके लिए जाता है जो चीज आपकी हो, किसी और की चीज के लिए लड़ा नहीं जाता। वैसे भी बारिश में छिपने के लिए आया था, छिप गया। बारिश खत्म हुई, आधी रात का वक्त है, शायद मुझे यहां से निकलना चाहिए, लेकिन जाऊंगा भी कहां? रात हो चुकी है, बस रात गुजारने को मिल जाए। फिर मैं एक किनारे से सटकर कहने लगा, नहीं नहीं, बारिश तो रुक गई है, आधी रात का वक्त है, मैं कहां जाऊंगा? रात को कहीं घूमते हुए मुझे किसी लुटेरे ने पकड़ लिया, फिर मैं क्या करूंगा? तुम ऐसा करो, तुम जो भी हो, भूत या प्रेत, बस मुझे रात गुजारने दो, मेरे साथ कुछ करना मत। उस आवाज ने फिर से मुझसे कहा, मुझे भूत या प्रेत कहना बंद करो। मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं। ये मेरा घर है, तुम मेरे घर में आए हो, मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता यहां रुकने की। चले जाओ इससे पहले कि मैं कुछ बुरा करूं। मैं जिद्दी था, जिस चीज पर मेरी जिद होती मैं उसे छोड़ता नहीं। वैसे भी रात गुजारनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी। वो बारिश की बूंदें दिखाते हुए मैं
उसे कहने लगा कि तुम जो भी हो, जहां पर भी हो, देखो मुझे रुकने दो, बारिश फिर से शुरू हो गई है, मैं भीगा हुआ पहले से हूं, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, मैं बीमार हो जाऊंगा, बस इतना रहम कर दो, हाथ जोड़ रहा हूं, रहम कर दो। उसके बाद वो आवाज नहीं आई और मुझे लगा मुझे इजाजत मिल चुकी है। मैंने हाथ जोड़े, आंखें बंद की। जब मैंने आंखें खोली, मैं उस नाले में बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ था। मैं उस गंदे नाले से बाहर निकला और उस झोंपड़े के अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी। मुझे चढ़ गया गुस्सा। ये भूत हो, प्रेत हो या जिन्न हो, लेकिन मुझे इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकता। बचपन से अब तक ना रुपए कमाए हैं, न इज्जत कमाई है, लेकिन फिर भी मैं खुद को बेइज्जत होने से बचाने की हर कोशिश करता हूं। ऐसा लगता रहता है इस दुनिया से कब तक लड़ने की कोशिश करूंगा, हार तो नहीं जाऊंगा। ये जिन्न हो या कुछ भी हो, इससे भी लड़ूंगा। भागा मैं झोंपड़े के अंदर और अंदर पहुंचते ही नीचे से पत्थर उठाकर इधर उधर बिखेरने लगा। मैं उस झोंपड़े के एक तरफ वाली दीवार जो कि लकड़ी की बनी हुई थी उसे तोड़ने को तैयार था और फिर वो आवाज आई, ऐसा मत करो, मेरे घर को मत तोड़ो, बदले में मुझे तुम्हें मारना ही होगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। मैंने भी चीखते हुए कहा, मुझे नाले में फेंका, बस यही तो कपड़े थे मेरे पास, भले ही बारिश में भीगे हुए थे लेकिन बदबूदार नहीं थे। तुमने नाले में फेंक कर मुझे इस तरह से बदबूदार बना दिया। अब मैं क्या करूंगा? देखो, इज्जत मेरे पास नहीं है, बस जो कुछ है यही है। इसमें से कुछ भी बर्बाद होता है तो मुझे बदला तो लेना होगा ना। मेरे पास कुछ नहीं है, बदला है, सिर्फ बदला। अब मैं इस घर को तोड़कर बदला लूंगा। तुम जिन हो ना, ये तुम्हारा घर है ना, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, बदले में मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम नजर नहीं आते, घर तो नजर आता है। मैंने पत्थर बिखेरने शुरू कर दिए, दीवार को धक्के देने लगा। तब वो आवाज आई, मत करो, मत करो, मेरे घर को मत तोड़ो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें मारूं। मुझे भी थोड़ा सा तरस आया। मैं ज्यादा ही गुस्सा कर गया ना। वो अपने घर से मुझे बाहर भगाने की कोशिश कर रहा है, बदले में मैं घर तोड़ रहा हूं। मैं रुका, उन पत्थरों को मैंने उठाया, वहीं पर रखा और मैं कहने लगा, देखो मैं कुछ बुरा नहीं करना चाहता, बस रात गुजारने दो ना। देखो, मुझ पर तरस खाओ, एक रात की तो बात है। उसने हामी भर दी, ठीक है, रात गुजार सकते हो, उसके बाद यहां से चले जाना बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। बस वहीं पर पसर गया मैं, एक कोने में। बहुत जल्दी मुझे नींद आ जाती है। एक भिखारी कभी भी सो सकता है। जब मेरी आंख खुली, रोशनी बाहर से अंदर की तरफ आ रही। अंदर काफी साफ था, लेकिन दरवाजे पर बहुत ज्यादा कचरा पड़ा हुआ। यहां आसपास लोग कचरा फेंक कर जाते हैं। ये झोंपड़ा भी गंदा सा बना हुआ है। हर कोई सोचता होगा यहां पर कोई रहता है, लेकिन कौन जानेगा कि यहां एक जिन्न रहता है। मैंने उस जिन्न का शुक्रिया किया और उसने भी कहा, अब चले जाना, दोबारा वापस मत आना। वहां से मैं बाहर निकला, कचरे में पैर सटाता हुआ। रात को तो जैसे रास्ता बना हुआ था। चलते चलते वो कचरे से बाहर निकला, फैक्ट्री वाले आगे इलाके में पहुंच गया और वहां से अपना काम शुरू किया। सबसे पहले तो आगे वाले उस नल के नीचे मुझे नहाना था, लेकिन वहां सैर करने के लिए सुबह सुबह कुछ लोग आ रहे थे, इसीलिए मुझे छिपकर नहाना पड़ा, कपड़ों को धोना पड़ा। वो गीले कपड़े पहनकर थोड़ी थोड़ी ठंड जरूर लग रही थी, लेकिन अब मैं साफ सुथरा था। क्या करता, कहीं काम मिल जाता तो मुझे भीख मांगनी नहीं पड़ती। लेकिन अब सोच रहा था, सोचता हूं कुछ अलग ही करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। कुछ गीले रुपए थे मेरे पास, उनके कुछ पेन लिए। उसके बाद अपनी बाजू को टेढ़ा करके मैं भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि लोगों को मजबूर कर रहा। बहुत गरीब हूं, भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरे पास ये पेन ही है, आप इसे खरीद लीजिए। इस तरह अच्छी कमाई कर पाया और समझ गया लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। टांग थोड़ी सी टेढ़ी कर लो, बाजू थोड़ी सी टेढ़ी कर लो, बस काम नहीं करना है, ये तो बहुत आसान है। थोड़ा सा मुस्कुराया था, लेकिन थोड़ी शर्म भी आई थी। मैं खुदार इंसान हूं, बस पेट के लिए ये करना पड़ रहा है। हमेशा ये नहीं करूंगा, कहीं कोई काम मिल जाए। ऐसा क्यों नहीं करता, कोई छोटी सी दुकान ही डालने की कोशिश करता हूं। दिमाग तो बहुत चलता था, जेब खाली रहती थी मेरी। फैक्ट्री के आसपास वाला इलाका बिल्कुल सही था।
यहां पर छोटा मोटा काम जरूर मिलता था। कुछ समय भीख मांगी, थोड़े से पेन बेचे, खाने पीने का थोड़ा सामान भी बेच पाया था। इस तरह ठीक ठाक कमाई कर पाया था। लेकिन मैं हमेशा रेलवे स्टेशन के पास रहा करता था, क्योंकि वहां पर छत थी। यहां पर छत नहीं थी, सोने का इंतजाम नहीं हो सकता था। और ये मौसम भी ऐसा था, कब बारिश शुरू हो जाती समझ में नहीं आता। दिन के वक्त तो किसी न किसी दुकान के नीचे छिपा जा सकता था। रात के वक्त कोई मेरे जैसे भिखारी को अपने घर के अंदर तक आने नहीं देता। सोचने लगा कहाँ जाऊं। बादल गरजने लगे थे, बिजली ऐसे बार बार चमक रही थी जैसे मुझे मौत के आगोश में लेने को तैयार हो। सोच रहा था कहीं बिजली के झटके से मारा तो नहीं जाऊंगा। छत मिल जाए मुझे। छत कहाँ है? अरे वो कचरे वाला घर। अरे हाँ, वही जिन वाला। वैसे भी अच्छा जिन लगता है। मैंने सुना था जिन तो आपकी ख्वाहिश पूरी करता है। वो जिन रहने के लिए जगह दे दे, बस वही काफी है। और मैंने सोचा नहीं, एक जिन चिराग के अंदर रहता है ना, तो चिराग घिसूंगा, उससे अपनी 3 ऐसी ख्वाहिशें मांगूंगा जो मेरे लिए जरूरी है। फिर से मैं उसी झोंपड़े के अंदर पहुंच चुका था। मैं आवाजें लगाने लगा। क्या तुम यहीं पर हो मेरे दोस्त? बस बारिश हो रही है इसीलिए आया हूं, देखो माफ कर दो। मुझे कोई जवाब नहीं दिया उसने। 1 घंटे मुझे लग रहा था मेरा दोस्त बन गया है। मुझे लेटने के लिए कह रहा है, शायद मैं आराम कर सकता हूं। बस बोल नहीं रहा, लेकिन मुझ पर तरस खा रहा है। लेटा हुआ बाहर देख रहा था। सामने मुझे एक आदमी नजर आया। बेहुदा से कपड़े, काले रंग का चोला था, फटे हुए लिफाफे भी पैरों पर बांधे हुए। देखने में एक भिखारी लग रहा था, लेकिन अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। और उसके बाद मेरी टांगों के बीच बड़ी जोर से उसने जैसे टांग मारी हो मेरे पीछे आकर उड़ता हुआ नाले के आगे जाकर गिरा था। चेहरे पर मिट्टी लग गई थी। खड़ा हुआ मैं, पीछे देखा, झोंपड़े के उस दरवाजे पर वो खड़ा था। चेहरा देख नहीं पा रहा था, चेहरा ढंका हुआ था उसने। ऊपर से बिजली गरजी। मैं डर गया। मैं भागकर उस दरवाजे के पास उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मारा क्यों? मेरे पास और कोई घर नहीं है, भिखारी हूं मैं। मुझे लगा यहां रात गुजार सकता हूं। तुम मेरे दोस्त हो ना? तुम मेरे दोस्त हो। पहले भी तुमने यहां रहने की जगह दी थी ना? सामने से उसने धक्का देकर मुझे पीछे किया और कहने लगा, तरस खाकर जगह दी थी, ये मेरा घर है, यहां पर मत आओ। तुम इंसानों के पास कितने घर हैं, कितनी जगह है, तुम कहीं भी रह सकते हो। लेकिन हम जिन्नों के पास ज्यादा जगह नहीं है। हमें ऐसी सुनसान सी जगह को ढूंढकर वहां रहना पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हारे पास एक इतना बड़ा राज है कि यहां जिन रहता है। तुम इसका बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दे सकता। ये मेरा घर है। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, रात गुजार लेने दो, बस कुछ बातें करूंगा, रात निकल जाएगी, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। आज मैं कुछ कमाई कर पाया ना, तो फैक्ट्री वाले इस इलाके में रह गया। छत मुझे मिली नहीं तो सोचा इसी जगह आ जाता हूं। उसने मुझे घर के अंदर आने दिया। थोड़ा अच्छा तो था, लेकिन मैंने जिन्नों के बारे में जो सुना था, मुझे बस उससे जानना था। सामने बैठकर मैं उसे घूरे जा रहा और वो गुस्से में कहने लगा, मेरी तरफ इस तरह से देखते मत रहो, दूसरी तरफ लेट जाओ, पसरो और सो जाओ। मैं यहां ज्यादा समय तुम्हारी आंखों के सामने टिकने वाला नहीं। मैं उसकी तरफ देख रहा था, जानना चाहता था कि वो असल में जिन है या इंसान है। यही सवाल मैंने उससे किया। तुम जिन नजर तो नहीं आते। जिन तो पूंछ वाले होते हैं, बड़ी सी पूंछ होती है, नीले रंग के उड़ रहे होते हैं, सर पर मुकुट होता है, मुकुट। उसने कहा, तुम फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो, कहानियां बहुत ज्यादा सुनते लगते हो। मैंने कहा, हाँ, और मेरे पिता और मेरे भाई ऐसी कहानियां सुनाया करते थे। वहां हमारे मुखिया के घर पर टीवी भी था। उस टीवी में मैं ये सब देखा करता था। पता है मुझे जिन्न क्या होते हैं। और तुम्हारा चिराग होगा यहाँ पर, उसे किसी ने घिसा होगा, जिसके बाद तुम बाहर आ गए। लेकिन क्या सच में उसकी ख्वाहिश पूरी की या धोखा दे दिया उसे? वो थोड़ा गुस्से में आया और कहने लगा, तुम इंसानों ने कैसी कैसी कहानियां बनाई हैं, माना मनोरंजन के लिए बनाई हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर यकीन करने लगते हैं। ऐसी बेवकूफ कहानियां। हो सकता है इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई भी हो जिसके बारे में हम जिन्नातों को नहीं पता, लेकिन इंसानों को ज्यादा पता है। फिर मैंने उसको कहा,
देखो फिर मेरी 3 नहीं 2 ख्वाहिशें ही पूरी कर दो, बस छोटी छोटी 2, ज़्यादा कुछ नहीं। एक बड़ा घर दे दो मुझे, उसके बाद मुझे ऐसा करो ढेर सारा धन दे दो और तुम्हें उस घर में एक कमरा दे दूंगा, मैं वहां पर रहना मेरे साथ। वो गुस्से में आया और पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। जब उसने वो काला चोला अपने चेहरे से उतारा था, देखने में इंसान ही लग रहा था, लेकिन उसका जो माथा था वो ज्यादा चौड़ा था और सर पर बहुत कम बाल थे। मेरी तरफ जब वो घूर रहा, आंखें इतनी बड़ी कर ली थी जैसे उसका आकार बदल सकता हो। डराने के लिए उसने आंखें दिखाई और मैंने हाथ जोड़ लिए। देखो माफ करो, मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, तुम बताओगे तो पता लगेगा। वो मेरे सामने बैठकर कहने लगा, मैं किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं करता। मेरे पास कोई चिराग नहीं है और ना इतनी ताकत है कि कुछ भी बना दूं। मैं एक जिन्न हूं जो जिन्नातों की दुनिया से आता है। मान लो इस दुनिया में कई आयाम हैं, समानांतर चलने वाले, ऊपर नीचे चलने वाले, और आयाम में आगे पीछे से भी और कई दिशाएं हैं, उस तरफ भी आयाम मौजूद हैं। ऐसे ही जिन्नातों की भी एक दुनिया है, एक आयाम। हम जिन्नातों की दुनिया में रहते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं लगता जब तुम धरती पर रहते हो, सोचते रहते हो, अरे चांद पर क्या होगा, मंगल ग्रह पर क्या होगा, सौरमंडल के आगे क्या है, वहां क्या है, यहां क्या है। ऐसे ही हम भी सोचते हैं, इंसानों की दुनिया, हमारे पास कुछ ताकत तो है कि हम एक आयाम से दूसरे आयाम में जा सकते हैं। इसी तरह हमारे जैसे कई जिन्नात जो सोचते हैं उस दुनिया में जाकर आते हैं, देखेंगे उनके साथ रहकर तो हम यहाँ चले आते हैं। कई बार फंस जाते हैं, वापस जा नहीं पाते तो यहाँ रहना पड़ता है मजबूरी में। अपनी सच्चाई नहीं बता सकते, हमारी कई कमजोरियां हैं, हमारे पास कई ताकतें हैं। वैसे ही मैं भी यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ पर मैं कोई किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं हूँ, मेरी एक मजबूरी है। यहाँ से वापस चला तो जाऊँ, लेकिन जिससे मैं लड़कर आया था, जिस लड़की के प्यार के लिए मैं उस दुनिया को छोड़कर आया था, वापस वहाँ नहीं जाना चाहता। और बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता, तुम ज़्यादा ही करीब आ रहे हो। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये किसी जिन्न की कहानी नहीं, किसी इंसान की कहानी हो। मैंने उसको कहा, तो ये जिन्न भी इंसानों की तरह ही होते हैं क्या, तुम्हारा शरीर ऐसा ही है? उसने कहा, हाँ हमारा शरीर भी इंसानों जैसा ही है, थोड़े से बदलाव हैं, थोड़ी ताकतें हैं हमारे पास, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। हमें भी साधारण तरीके से रहना ही पसंद है। अपनी जिंदगी को इसी तरह गुजारना साधारण तरीके से हर किसी को पसंद होता है। मैं फिर उसको देखकर कहने लगा, ठीक है फिर समझ गया, कहानियां बढ़ा चढ़ा कर सुनाई जाती हैं। जिन्न ख्वाहिश पूरी करता है, तुम्हें तो देख लिया, मैं तो भिखारी हूँ, भीख मांग लेता हूँ। तुम तो बेचारे भीख तक नहीं मांग पाते, ऐसे छोटे से झोंपड़े में रहना पड़ता है, काले नाले के पास, कचरे के बीच में। वाह तुम्हारी हालत बहुत बुरी है। एक बार वो गुस्से में आया था मुझे पीटने के लिए, फिर कहने लगा, चले जाओ चले जाओ, मुझसे जबान लड़ाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। हम में से कई गुस्सैल जिन्न होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, गुस्से में रहते हैं। छिपना उन्हें भी पड़ता है, क्योंकि जो मर्जी करो, इंसान संख्या में इस दुनिया में ज़्यादा है। एक को पता लगता है वो दूसरे को बताता है, दूसरे को पता लगता है वो तीसरे को बताता है। एक को मारो, 2 को मारो, 10 को मारो, 20 को मारो, फिर सैकड़ों आते हैं, फिर हजारों आते हैं, उसके बाद लाखों पड़े हैं। एक जिन्न इतने लोगों से नहीं लड़ सकता। इंसानों के पास भी बहुत ताकत है, बहुत बुद्धि है, इसीलिए ये झगड़ा हम मोल लेना नहीं चाहते। किसी पराये के घर में जाकर उससे झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। कुछ गुस्सैल होते हैं, मैं गुस्सैल नहीं हूं, वरना तुम्हें अभी मार डालता। मैंने उसको कहा, देखो ताकत मेरे पास भी है, तुम्हें एक ऐसे ताकत का मुजाहरा दिखाता हूं जिससे सामने वाला जितना भी गुस्से में हो उसे शांत किया जा सकता है। उसने कहा, दिखाओ अपनी ताकत, दिखाओ ऐसी कौन सी ताकत है तुम्हारे पास जिससे तुम मुझे शांत कर पाओ। मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा, ये किसी के सामने भी हाथ जोड़ो, चेहरा छोटा सा बना लो, सामने वाला तरस खा ही लेता है। वो जिन्न बहुत समय हंसता रहा और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, तुम्हारे जैसा इंसान सच में बेहद अजीब है। तुम्हें और कोई घर नहीं मिला क्या? तुम काम नहीं करते? तुम्हारे पास घर नहीं है? तुम्हें तो इंसानों के बीच रहना आना चाहिए, तुम इंसान हो, काम करो, घर बनाओ, मजे से रहो। ऐसे गंदे इलाके में तुम रहना पसंद क्यों करते हो?
मैंने कहा, वो मैं घर से भाग आया था। हालत मेरी भी तुम्हारे जैसी ही है। तुम अपने प्यार से दूर भागे थे, मैं मान लो अपने भाइयों से दूर भागा था। थोड़ा सा हंसा था वो। उस रात हमने बहुत बातें की। एक जिन्न के बारे में बहुत बातें जान पाया, लेकिन वो अपने बारे में कुछ ही चीजें बताता, अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं बताता। वो नहीं चाहता था ऐसे कोई राज मुझे पता लगे जो इंसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाए। लेकिन मैं भी उससे ज्यादा कोई फायदा चाहता नहीं था। मुझे बस छत चाहिए थी और मैंने उसको कहा, मुझे बस ये छत मिल सकती है, आसरा। अगर मैं यहाँ पर रह पाऊँ तो मैं चीज़ें खरीद कर लेकर आऊँगा। मेरे पास कोई घर नहीं था ना, मैं कुछ खरीदता नहीं था, लेकिन कभी कभी कमाई कर पाता हूँ मैं और उससे चीज़ें यहाँ पर लेकर आऊँगा। तुम भी इस्तेमाल कर पाओगे। ऐसे पत्थरों की कलाकृतियाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं, चीज़ें रखो चीज़ें। वो मेरा दोस्त बन गया। बीच में कई कई दिन मैं उस झोंपड़े में नहीं जाता। उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन में सोता। वहाँ पर मुझे एक काम भी मिल गया, फैक्ट्री के करीब, जिस कारण मुझे अब उस झोंपड़े में जाने का मौका मिलता। बीच बीच में कई दिन मैं उस झोंपड़े में रहता। उससे दोस्ती पक्की हो गई थी। काम मैं किया करता, जिसके बाद कुछ चीज़ें वहाँ पर ले आता और वो बेहद खुश होता। ऐसी चीज़ें जिसे वो खरीद नहीं सकता था। इंसानों के बीच पहुंचकर एक जिन बहुत मुश्किल में फंस जाता है और जब जिन घबराता है उसका असली रूप बाहर आने लगता है। आंखें बड़ी हो जाती हैं, माथा बड़ा हो जाता है और चमड़ी पूरी तरह से जैसे सफ़ेद सी पड़ जाती है। सफ़ेद काली मिश्रण सा। कोई भी देखकर पहचान सकता है कि ये कोई इंसान नहीं है। इसीलिए मेरी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। और फिर उसने कहा, तुम कोई ऐसा काम करो जिससे तुम घर खरीद पाओ। इस कचरे में मेरा रहना एक मजबूरी है। हर तरफ कचरा करीब मैं ही फैला कर रखता हूँ। झोंपड़े को बाहर से गंदा मैं ही रखता हूँ ताकि कोई यहाँ पर ना आए। लेकिन मुझे कभी कभी डर लगा रहता है, अगर लोगों ने इसे ढूंढ लिया, ये जगह को, यहाँ रहना शुरू कर दिया या कचरे की सफाई हो गई, मुझे इस जगह को छोड़ना होगा। उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा? नई जगह ढूंढने में परेशानी होगी और कई लोग जिन्नातों को कब्जे में करने की कोशिश करते हैं, फिर भी तो मुश्किल होगी मेरी। मैं उस जिन्न से दोस्ती कर चुका था, जिसके बाद मुझे लगा कि अगर वो मेरी मदद करे तो मैं कुछ काम कर पाऊं, और उसने मेरी मदद की। भले ही था वो जिन्न, लेकिन दिमाग से बहुत दुरुस्त था। कैसे काम किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं, वो मेरी मदद करता। मैं उस फैक्ट्री के आसपास छोटी सी चाय की टपरी बनाकर लोगों को चाय बेचने लगा। भीख मांगना मैंने छोड़ दिया और चाय की टपरी से इतनी कमाई हो सकती है मैंने सोचा नहीं था। कमाई अच्छी होने लगी और मैं उस चाय की टपरी के पीछे छोटा सा टेंट लगाकर चाय बनाने के लिए उस जिन्नात को कहता। कई लोगों ने चाय पी और कहते इस चाय में एक अलग ही मज़ा है। क्या बताता उन्हें, एक जिन्न ने ये चाय बनाई है। लेकिन कई बार मैं डरता, क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी भी थी जिसमें जिन्नातों को बुरा बताया जाता है कि जिन्न आप पर हावी होते हैं, दोस्ती करते हैं फिर धोखा दे देते हैं। मैं उससे पूछा करता था, ऐसा तो नहीं कभी तुम मेरे साथ हो, मौके का इंतज़ार कर रहे होगे और फिर मुझे मार दोगे, क्या ऐसा धोखा तो नहीं दोगे? उसने कहा, मेरे पास ऐसे मौके कितनी बार आए तुम बता दो। जब उस झोंपड़े में मेरे सामने सो रहे थे, मैं गला घोंट कर भी तुम्हें मार सकता था। मैंने मारा नहीं। इसका एक कारण ही तो होगा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। काम में कमाई अच्छी होने लगी तो पास की एक छोटी सी जगह हमने खरीद ली। मैं उसे भी अपना पार्टनर कह सकता था और वहां पर एक छोटा सा ईंटों का घर भी बनाया जहां पर वो जिन्न रह सकता था। बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि मेरा दोस्त बन गया था। लेकिन मुझे कई बार वहां से दूर काम मिल चुका था, वो करने के लिए जाना पड़ता उससे दूर, और कई दिनों तक वो अकेला रहता। उसे हमारी तरह भूख नहीं लगती थी कि बिना खाने के वो रह ना पाए। वो रह पाता था, अपने लिए हर चीज़ खुद ही बना लेता था। उसे बस पेड़ों की ज़रूरत होती, आसपास उसे पेड़ चाहिए थे। पेड़ से वो ऊर्जा सोख सकता था और पेड़ों को नुकसान तक नहीं होता। कुछ दिन मैं वहीं पर रहा और एक दिन जब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था, वहाँ अचानक मेरा पैर फिसला, मैं ज़मीन पर गिरा। सर पर चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद मुझसे काम किया नहीं जा रहा। मुझे चक्कर आने लगे थे और वहाँ फैक्ट्री के मालिक ने भी मेरा इलाज करवाने के बारे में सोचा। डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि कुछ दिनों तक बार बार मुझे चक्कर आते जा रहे थे। कुछ टेस्ट करवाए गए और जो जानकारी मुझे मिली उसने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने ज़िंदगी में कभी टेस्ट करवाए ही नहीं थे।
कभी कभी घबराहट रहा करती थी। मुझे ब्लड कैंसर निकल कर आया, जिस कारण अब आगे कुछ दिनों तक मुझे घबराहट होती रहती थी। ब्लड कैंसर 4th स्टेज पर पहुंच चुका था। मुझे खांसी तो आया करती थी, वो तो साधारण ही था ना, मैं धुएं में काम किया करता था। लेकिन मुझे ब्लड कैंसर हो जाएगा और डॉक्टर ने इलाज के लिए 20 से 25 लाख रुपए कहे थे और यह भी कहा था बचने के कोई चांस नहीं है। 20 से 25 लाख लगाकर भी मैं बच नहीं पाता तो इतना खर्च क्यों करता, और मेरी मौत क्या निश्चित है? वो फैक्ट्री का मालिक मेरा इलाज करवाना नहीं चाहता था, इतना ज्यादा खर्च मुझ पर वो कर नहीं सकता था, तो उसने तो साफ मना कर दिया। उसी झोंपड़े में उस रात आया था मैं। उस जिन्न के सामने मेरी मायूस आंखें जैसे सब कुछ बयां कर रही थी। सवाल पूछा उसने, क्या हुआ, इस तरह से मायूस क्यों हो? क्या वहां मजा नहीं आ रहा? तो काम छोड़ दो, चाय की टपरी फिर से लगाते हैं। मजा तो बहुत आता है। कुछ बड़ा करना चाहते हो, किसी और शहर में जाना चाहते हो तो चले जाओ, मायूस मत हो। मेरे कारण तो मायूस नहीं कि मुझसे दूर होना पड़ेगा, ऐसा कुछ। मैंने कहा, छोटी सी मायूसी तो है, दूर तो तुमसे भी हो जाऊंगा, या कहूं तो हर किसी से हो जाऊंगा। उसके बाद मैंने उसे पूरा सच बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है 6 से 7 महीने में मेरी मौत हो सकती है अगर मैं इलाज करवाता हूं, जिससे 20 से 25 लाख लग जाएंगे, लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है, कुछ महीने मुझे मिल जाएंगे। मेरी आंखें नम हो चुकी थी। तब उस जिन ने कहा, अब क्या करें, जो नियति होती है वैसा ही होता है। फिर मैंने उस जिन को कहा, तुम एक दिन कह रहे थे ना, तुम इतनी जल्दी नहीं मरते, तुम्हारी जिंदगी हजारों सालों की होती है, लेकिन मैं तो अभी 30 साल का भी नहीं हुआ। क्या तुम कुछ कर नहीं सकते? बस मुझे बचा लो, कुछ साल तो मिल जाए मुझे, अपनी जिंदगी तो जी लूं। हजारों साल जिंदा नहीं रहना चाहता मैं, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी जीने का हक तो है मुझे। क्या तुम कुछ कर नहीं सकते? ऐसी कोई ताकत नहीं है तुम्हारे पास? उसने कहा, कोशिश कर सकता हूं। मैं वैसे कोई जादू वादू नहीं कर सकता, लेकिन इतना है, मैं शरीर में बदलाव तो कर सकता हूं। मैं एक जिन्न हूं, शरीर में बदलाव करके मैं हो सकता है वो कर्क रोग को दूर कर पाऊं। उसने मेरी बाजू को पकड़ा। इससे वो मेरे दिमाग को पढ़ सकता था, मेरी नियति को पढ़ सकता था। एक जिन्न हमारी दुनिया से, बाहर की दुनिया से आते हैं तो वो हमारी दुनिया में घटने वाली घटनाओं की जानकारी भी रखते हैं। उसने मेरा ब्लड कैंसर ठीक कर दिया 1 मिनट में, लेकिन फिर मायूस होकर कहने लगा, तुम्हारी मौत तो 6 महीने में ही होगी। तुम्हारी मौत के 6 कारण हैं, उनमें से एक ये ब्लड कैंसर था, यानी तुम इससे नहीं मरोगे तो बाकी 5 कारणों से तो मर ही जाओगे। तुम्हारी नियति 6 महीनों की ही है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुम कह सकते हो मौत के फरिश्ते, मौत के दूत वो आएंगे और तुम्हारी आत्मा को ले जाएंगे। तुम्हारा मरना तय किया गया है, यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। उसकी बातों ने मुझे भी बहुत ज्यादा मायूस कर दिया। मेरी नजरें झुक चुकी थी। वो भी मेरे साथ ही जैसे बहुत उदास हो गया। मेरे साथ बैठकर कहने लगा, इसीलिए मैं इंसानों से दोस्ती नहीं करता। कभी कभी दोस्ती अच्छी हो जाए तो इंसान जल्दी मर जाते हैं, क्या करें। मैं उसकी तरफ देखकर कुछ खुश था। चलो, जिंदगी में एक अच्छा दोस्त तो बनाया, लेकिन जिंदगी ही छोटी है तो क्या करें। मैं उसकी तरफ देखकर एक उम्मीद की नजर से एक बार एक सवाल पूछना चाहता था। एक बार सोचो तो, तुम्हारा तो दिमाग बहुत तेज है, क्या कोई जिन्नों वाला कोई तरीका जिससे मैं बच पाऊं? 5-6 तरीके से मेरी मौत हो सकती है ना, लेकिन कोई तरीका नहीं है जिससे मैं बच सकता हूं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, एक तरीका है, लेकिन मैं वो तरीका अपनाना नहीं चाहता। बस एक छोटी सी उम्मीद की किरण मुझे नजर आई थी और मैंने कहा, बस एक तरीका है तो मुझे बता दो। उसने कहा, वो तरीके में भी एक तरह से मौत छिपी हो सकती है। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो? अगर मुझे बचाने का एक छोटा सा तरीका भी है तो मुझे बताओ, मैं बचना चाहूंगा, फिर मैं चुनाव करूंगा। उसने कहा, खतरा बहुत ज्यादा है, मैं बताऊं या ना बताऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे नियमों के खिलाफ है। हम जिन्नात ऐसी बातें इंसानों को नहीं बता सकते। मैंने कहा, मेरा दोस्त हो ना, बस मेरा दोस्त बनकर मुझे ये बात बता दो, फिर मैं देखूंगा ये तरीका अपनाया जा सकता है या नहीं। लेकिन वादा करता हूं
ये बात मुझ तक रहेगी। उसने मुझे कहा, मौत के दूत, मौत के फरिश्ते इंसानों की दुनिया में आते हैं और तुम्हारी रूह को ले जाते हैं, लेकिन अगर तुम इंसानों की दुनिया में रहो ही ना तो वो तुम्हारी रूह को लेकर नहीं जाएंगे। और तुम्हारे जो 5 से 6 तरीके से मरने की नियति है, अगर उसे टाला जाए तो उसके बाद मैंने महसूस किया है तुम्हारी नियति तुम्हें 70 साल तक जिंदा रखेगी। 70 साल बाद तुम्हारी मौत होगी। और वैसे भी तुम इतनी उम्र के हो, इसके 70 साल बाद, यानी तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ज़िंदगी जी चुके होगे। लेकिन परेशानी यह है कि इंसानों की दुनिया से जब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो मैं तुम्हें सिर्फ एक दुनिया में ले जा सकता हूं, वो है जिन्नातों की दुनिया, मेरी दुनिया। मैंने उसको कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी दुनिया, वहां जाएंगे, मैं भी देखता हूं जिन्नातों की दुनिया कैसी होती है। उसने कहा, तुम्हें बस 24 घंटे वहां पर निकालने हैं, लेकिन तुम्हें 24 घंटे भी निकालने नहीं दिए जाएंगे। जिन्नातों के पास ताकत होती है, अपनी दुनिया में कैसी ताकत होगी तुम सोच ही सकते हो। अगर तुम्हें पकड़ा गया तो तुम्हारे लिए भी मुसीबत होगी, मेरे लिए भी मुसीबत होगी। और हमारे जिन्नातों के जो नियम हैं वो बड़े ही कड़े हैं। अगर उन्हें पता लगा मैंने एक इंसान को जिन्नातों में आने का रास्ता दिखाया है, मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अब क्या करूं, तुम्हारी ज़िंदगी के साथ मेरी ज़िंदगी भी फंस जाएगी। बताओ, तुम मेरी ज़िंदगी को फंसाना चाहोगे? एक बार के लिए मायूस हुआ था मैं, लेकिन मुझे बस उम्मीद नज़र आई थी। मैं जानता हूँ इंसानी फितरत को खुद को बचाने के लिए कोशिश तो हर की जाती है। मैंने कहा, ठीक है, ऐसा करो, जिन्नातों की दुनिया में मुझे ले चलो। 24 घंटे कैसे निकालने हैं वो मैं देखूंगा, तुमसे जानता रहूंगा। और कभी मैं ये नहीं बताऊंगा किसी को कि तुमने मुझे ये रास्ता दिखाया है, बल्कि मैं कहूँगा मैं एक ताकतवर इंसान हूँ, जिन्नातों की दुनिया में आया हूँ, बस समय ही तो निकालना है। वो मेरी बात मान गया। मानना ही पड़ा, मैंने मजबूर किया। दोस्ती के नाते उसे मेरी बात माननी पड़ी। ले गया मुझे जिन्नातों की दुनिया में। उस दिन जब मेरी नियति थी, 5 महीने बाद वो खास दिन था जब मुझे खून की उल्टियाँ आती। उसके बाद एक हादसे में मेरी मौत होने के पूरे लक्षण थे। हर लक्षण से बचाया पहले ही मुझे इस दुनिया से बाहर कर दिया, जिसके बाद मैं पहुंचा था जिन्नातों की दुनिया में। वो एक दरवाज़ा, मैं बताऊंगा नहीं वो दरवाज़ा कहाँ पर होता है, लेकिन वो दरवाजे को पार करके जब मैं जिन्नातों की दुनिया में पैर रख चुका था, तब उसने कहा था, बस याद रखना, किसी को ये मत बताना कि तुम इंसान हो, कहना मैं एक जिन ही हूँ, पागल जिन। गुस्से में लड़ने लगना, कुछ भी करना, बस ये पता मत लगने देना कि तुम इंसान हो। मैंने उसकी बात मानी। फिर वहां से हम आगे बढ़ने लगे, क्योंकि दरवाजे के पास रुका नहीं जा सकता था। वहां पर पहरेदार होते और पहरेदार पकड़ते तो वहीं मौत के घाट उतार देते, सजा तक नहीं मिलती, कहीं और ऐसे ही हमें निपटा दिया जाता। वहां से चलकर हम काफी आगे गए। आगे मुझे लकड़ी का बना हुआ गांव नजर आया। मैंने कहा, ये कैसे? हम तो हमारी दुनिया में ही हैं, लकड़ी के घर बने हुए हैं। उसने कहा, यह हमारी दुनिया है, यहाँ पर मैं रहा करता था। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लज्जा भी आ रही है। मेरे जो साथी होंगे जब मुझे पहचानेंगे तो पूछेंगे, इंसानों की दुनिया से वापस आया, क्या लेकर आया है? क्या बताऊंगा, तुम्हें लेकर आया हूँ। वैसे दोस्त तो तुम मेरे पक्के हो, कभी यहाँ कोई दोस्त नहीं बना, लेकिन मेरे लिए मुसीबत है, क्या करूँ। उस गांव से बहुत बाहर हमें रुकना था, 24 घंटे गुजारने थे और वापस जाना था। मुझे नहीं पता था कि मुसीबत यहाँ भी हमारा पीछा करेगी। कुछ घंटे हमने गांव के बाहर ही गुजारे थे, लेकिन जिन्नों को इंसानों की खुशबू महसूस होने लगती है। उस गांव से बाहर कुछ लोग भटकने लगे। बेवजह ही गांव के बाहर लोग आ रहे हैं तो उस जिन्न को शक सा होने लगा और हमें घेरा जा रहा था। हमें कुछ पता तक नहीं चला और चारों तरफ से हमें घेरा जा चुका था। बस मुसीबत बिल्कुल हमारे सर पर आ चुकी थी। और इसके बाद मुझे तो पकड़ लिया गया। वो जिन्न बड़ी शैतानी से वहां से निकल गया, लेकिन माफी मांगता हुआ गया था। वो पकड़ में आना नहीं चाहता था। उसके पास तरकीब थी। मुझे पकड़कर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। सजा सुनाने के लिए कुछ घंटे इंतजार किया गया और वहां जिन्नातों का एक सरदार जो उस गांव का ही था, उसके सामने मुझे पेश किया गया। वो भयानक दिखता था। उसकी उम्र कई हजार साल थी, इसीलिए
उसका चेहरा इतना ज्यादा भयानक हो चुका था, दिखने में वो भी इंसान जैसा ही था, लेकिन कुछ डरावना सा। उसके सामने जब मुझे खड़ा किया गया, सवाल पूछे जा रहे थे, इंसान इस दुनिया में क्या कर रहा है। मैंने जवाब दिया, देखिए बस कुछ घंटों का सवाल है, मेरी मौत मेरी दुनिया में है, बचने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कुछ घंटे अगर मैं यहाँ पर गुजार दूंगा मैं बच जाऊंगा, फिर मैं वापस चला जाऊंगा और किसी को कुछ नहीं करूंगा। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको नुकसान हो। उसने कहा, नुकसान तो तुम बहुत करोगे। अगर तुम जिंदा वापस चले गए तो तुम कई लोगों को बताओगे, हजारों को, लाखों को, और ऐसा लाखों साल पहले हुआ था जब इंसानी दुनिया से जीव यहां पर आने लगे थे। बता नहीं सकता वो जीव कौन थे, लेकिन जब उस दुनिया से कोई यहां पर आता है तो मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। तभी मुझे लगा यहां पर मैं इसे फंसा सकता हूं। मैंने कहा, तो जिन्नात भी तो हमारी दुनिया में आते हैं, कितने भरे पड़े हैं, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि बुरा माना हो। उसने कहा, बुरा नहीं माना, नहीं माना बुरा। तो मारते क्यों हो, खत्म क्यों करते हो? कुछ बुरे जिन्नात होते हैं, उसके बदले तुम अच्छे जिन्नातों को भी खत्म कर देते हो। उसी तरह तुम भी इस दुनिया में आए हो, हमें लगता है तुम बुरे हो, इसीलिए तुम्हें मारा जाएगा। इसे मौत के घाट उतारा जाए, और बिल्कुल बिना कष्ट के। हम अपनी दुनिया में मेहमान को कष्ट देना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारी नियति में मौत ही है। मैं उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा, ये भिखमंगों वाली आदतें यहां नहीं चलेंगी। महसूस कर पा रहा हूं तुम्हारे अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है उसमें मांगना भी शामिल है, यानी भिखारी भी रह चुके हो तुम। फिर उस जिन ने कहा, एक तरीका है जिससे तुम्हें हम तो नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हारी दुनिया में छोड़ देंगे, शायद वहां पर कुछ करके तुम बच जाओ। ये बताओ तुम्हें यहां लेकर कौन आया है? मैंने नजरें नीचे झुकाई और कहा, कोई नहीं, कोई नहीं, मुझे वो दरवाजा मिल गया, उस दरवाजे से हम यहां पर आ सकते हैं। उसने कहा, दरवाजा तुमने पार किया, लेकिन जो तुम्हारे साथ था उसका नाम तो लेना पड़ेगा। है कौन वो? क्योंकि कोई भी उस दरवाजे का इस्तेमाल नहीं कर सकता बिना किसी जिन्न की इजाजत के। तो वो जिन्न कौन है, जरा बताना तो सही। मैं ना करता रहा, लेकिन जिन्नातों में ताकत होती है सर पर हाथ रखने के बाद सच जानने की। उसने मेरे सर पर हाथ रखा, चेहरा पहचान लिया उसने, और बस कुछ मिनटों की ही बात थी। एक जिन्न दूसरे जिन्न को कभी भी अपने पास बुला सकता है, तो मेरे उस दोस्त को भी उसे पिंजरे में डाल दिया गया, हड्डियों वाला पिंजरा जिसके बाहर कोई जिन्नात नहीं आ सकता। बस मेरी तरफ देखता हुआ, घूरता हुआ कह रहा, तुमने मेरा नाम लिया? मैंने कहा, नहीं, मैंने नाम नहीं लिया, ये खुद ही जान गए, अंतर्यामी है ये। फिर वो सरदार जिन कह रहा था, अब लगता है तुम दोनों को ही मरना पड़ेगा, लेकिन हमारे नियम हम भी नहीं तोड़ सकते, मौका तो तुम दोनों को मिलेगा। देखो, तुम इंसान को लेकर आए हो, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत समय से कोई इंसान हमारी दुनिया में नहीं आया, तुमने ये गलती की है तो सजा भी तुम्हें भुगतनी होगी। दोस्त है ये तुम्हारा, ये मैं पहचान चुका हूं। तो तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस इंसान को अपने हाथों से मार डालो। दूसरा रास्ता, इस इंसान को हम अपने हाथों से मार डालेंगे। तीसरा रास्ता, ये इंसान खुद को अपने ही हाथों से मार डाले, यानी कि खुदकुशी कर ले। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, इसमें बचने वाला तो कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसमें मैं जिंदा भी रहूं ताकि हम उसका चुनाव कर पाए। उसने कहा, तो 3 रास्ते हैं, या तो तुम अपने आप अपनी दुनिया में चले जाओ, या ये तुम्हें अपनी दुनिया में छोड़कर आएगा, या मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में छोड़कर आऊं। बताओ तुम किसका चुनाव करते हो? मैं बुरा फंसा था, जानता था मारा मैं यहां पर भी जाऊंगा, अगर मैं अपनी दुनिया में चला गया मारा मैं वहां पर भी जाऊंगा। समय बहुत पड़ा था, लेकिन अब अपनी दुनिया का चुनाव ही करना था। कम से कम अपनी दुनिया में मरूंगा तो मेरा शरीर तो उस दुनिया में होगा, यहां मरा तो शायद मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रह जाए। ये तो ज्यादा बड़ी मुसीबत होगी ना, क्योंकि जिन्नातों की दुनिया में मौत के दूत नहीं आते। जिन्नात, जिन्न अपनी मर्जी से अपने शरीर को छोड़ते हैं,
होती उनकी भी आत्मा है। मैं यहां से खुद ब खुद चला जाऊंगा, ये निश्चय किया था। फिर वो जिन अपनी जिद पर अड़ गया। नहीं, मैं इसे लेकर आया हूं, इसे छोड़कर भी मैं ही आऊंगा। इसकी मदद करने की आखिरी कोशिश मैं करूंगा। वो जिन्नातों के सरदार ने कहा कि तुम जा सकते हो, जिस दरवाजे से तुम आए हो उसी दरवाजे से तुम जा सकते हो, समय तुम्हारे पास कम है। इसके बाद हम वापस उसी दरवाजे के सामने थे। मैं नहीं जानता था यहां से निकलकर मैं बचूंगा या नहीं। मौत के दूत बिल्कुल मेरे सामने होंगे। मौत के फरिश्ते ले जाएंगे मेरी रूह को, मारा जाऊंगा मैं। और इससे मेरा दोस्त बहुत ज्यादा मायूस था। उस दरवाजे को पार करने से पहले मेरे दोस्त के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने अपने हाथ से उस दरवाजे को जला दिया। ये उस जिन का दरवाजा था। हर एक जिन के पास एक दरवाजा होता है जिससे वो सफर कर सकता है। किसी दूसरे का दरवाजा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने दरवाजा जला दिया और सामने से सारे जिन्नात भड़क चुके थे। और उनका वो जो लीडर, वो कहने लगा, अपने दरवाजे को जला दिया, यानी तुमने ये निश्चय किया है कि तुम अब इसी दुनिया में रहना चाहोगे, ये भी इस दुनिया में। और इंसान जिन्नातों की दुनिया में रह नहीं सकते। मारो इसे, मारो, कौन मारना चाहेगा। मैंने फिर से हाथ जोड़ लिए। ये क्या हो रहा है? हर जगह मेरा मरना निश्चित क्यों है? कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं बच पाऊं। वहां कई जिन्नात थे और इस बार वो जिन्नातों का सरदार कुछ कहना चाहता, उससे पहले भीड़ कहने लगी, ये हमारी दुनिया में नहीं रह सकता, इसे इसकी दुनिया में भेजो, हम इसे जिंदा छोड़ देंगे, बाकी इसकी दुनिया में जो इसके साथ होगा वैसा होगा। और मैं अपने दोस्त को मुस्कुराता हुआ देख रहा था। मुझे नहीं पता था वो मुस्कुरा क्यों रहा है। तब पता लगा जब उसके गांव में ये बात चली कि किसी और दरवाजे से इन्हें इनकी दुनिया में छोड़ा जाए। उसके बाद वो जिन अपनी दुनिया में, जिन्नातों की दुनिया में कभी नहीं आ पाएगा। एक बड़ा दरवाज़ा होता है, सामूहिक रूप से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 50 से ज़्यादा जिन्नात एक साथ इजाज़त दें तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई ऐसा जिसका दरवाज़ा ख़त्म हो चुका हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे लिए उसका इस्तेमाल करना था और उसके इस्तेमाल के लिए 50 लोगों को राज़ी करना था और कई घंटे जो यहाँ पर बीतते उसका इंतज़ार करना पड़ता। बस यही उसकी चालाकी थी। 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका था। दरवाजे के लिए लोगों को इजाज़त में लाने के लिए समय लगा और उसके बाद दरवाजे से पार हमें पहुंचाया गया। और उस जिन ने कहा, तुम्हारे लिए अपने दरवाजे को छोड़ा है मैंने, अब कभी अपनी दुनिया में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मिल गई। वह दिन गुजर चुका था, मेरी जिंदगी बच चुकी थी और उसने जिस चीज़ की कुर्बानी दी थी वो एक जिन्न के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, उसकी दुनिया का रास्ता जो उसने छोड़ दिया था मेरे लिए। और ये मेरे लिए दोस्ती की मिसाल थी। वो मेरा एक सच्चा दोस्त था। और तब मुझे अपनी ज़िंदगी भी साफ साफ नज़र आने लगी। घर छोड़कर भिखारी बना एक इंसान जिसकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक जिन ने अपनी सबसे कीमती चीज़ छोड़ दी, तो बची हुई ज़िंदगी में इस तरह से भिखारियों की तरह, गरीबों की तरह नहीं बिता सकता। मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा, मेरा दोस्त भी तो मेरी मदद करेगा, भले ही कोई शक्ति का, किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन बस मेरे वो साथ रहे, मुझे मेरी ज़िंदगी साफ नज़र आती रहेगी। मेहनत की, उसके बाद वो मेरा दोस्त बना रहा। वो छोटा सा घर, हमने चाय की टपरी लगाई, उसके बाद छोटी सी दुकान खोली। फैक्ट्री वाला वो इलाका सस्ते में मिल गया था। बाद में वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी। पुरानी जो ज़मीन थी वहाँ फैक्ट्री लगी तो ज़मीन महंगी हुई और मेरी वो चाय की टपरी जो बहुत सस्ते में खरीदी थी, लाखों में उसका रेट पहुँच चुका था। मैंने बेची नहीं। अमीरों के बीच सस्ती चीज़ भी महंगी बेची जा सकती है, उसने मुझे सिखाया। धीरे धीरे मैंने तरक्की की। छोटी सी ज़मीन से एक फैक्ट्री भी बना पाया मैं। और बस वो दोस्त हमेशा मेरे साथ रहा। शादी की मैंने, लेकिन उसे कभी बुरा नहीं लगा। वो एक जिन्न था, अकेला रहना चाहता था। उसे ये मालूम था कि वो अभी जवान नहीं हुआ। जिन्नात हज़ारों साल जिंदा रहते हैं और उसे लगा था मेरी ज़िंदगी तक वो मेरा साथ देता रहेगा। परिवार से निकलकर उससे मिलने का शौक़ मुझे रहता। मैं हमेशा उसे अपने करीब ही रखता।
गायब होकर भी वो मेरे पास आ जाता, बातें करता। अब तो मेरे पोते भी हो चुके हैं और वो भी मुझसे सवाल करते हैं, दादाजी आप अकेले बैठे किससे बातें करते रहते हैं? और कभी कभी आपका दोस्त आता है, आप बड़ी खुशी से उससे मिलते हैं। घुटने आपके चलते नहीं, लेकिन फिर भी छलांग लगाकर उठकर खड़े हो जाते हैं। वो भद्दा सा दिखने वाला आदमी, आपने उससे दोस्ती क्यों की थी? मैं अपने पोते पोती को ये कहानी कभी सुना नहीं पाया। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लोग कहानियां सुनाते हैं डरावनी से डरावनी, एक जिन्न जिसने दुनिया तबाह कर दी, एक जिन्न जिसने परिवार तबाह कर दिया। मैं जानता हूं एक ऐसे जिन्न को, मैं जानता हूं एक ऐसे जिन्न को जिसने मेरी जिंदगी बचाई, जिसने मेरी जिंदगी बनाई, और मरते दम तक वो मेरे साथ रहेगा। मैं जानता हूं यह कहानी सुनकर कई लोग मेरे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये राज मरते दम तक मेरे सीने में दफन रहेगा। और उसके बाद मेरा दोस्त भी आज़ाद होगा, कैद होगा इस दुनिया में, लेकिन रास्ते उसके पास भी बहुत हैं। लेकिन वो मेरा सच्चा दोस्त एक अच्छा जिन्न ही रहेगा।